स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपने लिए चैप्टर सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स के साथ में, उसके बाद में फिर नेक्स्ट हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो आइए क्लास शुरू करते हैं। सॉलिड स्टेट में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस हमारा जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता कैसे है। तो हम लोगों को चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एक बेसिक टर्म के साथ में। ये हमारे पास में कोई मैटर है। मैटर आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है। मीन्स एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ये मैटर की सिंपल सी डेफिनेशन है। अब देखिए, ये हमारे पास मैटर के पार्टिकल्स हैं। अब मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स के पास में दो टाइप की एनर्जी होती है। फर्स्ट एनर्जी की बात करें तो फर्स्ट एनर्जी होती है हमारी थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी किस वजह से होती है? थर्मल एनर्जी होती है पार्टिकल्स की टेम्परेचर के वजह से। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, थर्मल एनर्जी और इंक्रीज होती जाएगी। अब ये थर्मल एनर्जी यहाँ पे वर्क क्या करती है? थर्मल एनर्जी इन पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर भेजने की कोशिश करती है। मीन्स इनकी एनर्जी इंक्रीज होगी और ड्यू टू इंक्रीज द एनर्जी पार्टिकल क्या करेंगे? मूव करना स्टार्ट करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। अच्छा, दूसरे टाइप की जो एनर्जी होती है या दूसरे टाइप का जो फोर्स होता है वो होता है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या काम करता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करता है पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास में लाने में। मीन्स पार्टिकल को एक दूसरे के साथ होल्ड करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे पार्टिकल्स जो है वो दो टाइप के एनर्जी या फोर्स के अंडर में वर्क कर रहे हैं। पहली हमारी थर्मल एनर्जी है जो कि पार्टिकल्स को क्या कर रही है? मूव कराने की कोशिश कर रही है। दूसरी हमारे पास में क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या कर रहा है? पार्टिकल्स को पास लाने की कोशिश कर रहा है। तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे 3 डिफरेंट कंडीशन जनरेट करेंगे। फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास में, फर्स्ट कंडीशन है इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर very very less than thermal energy। मीन्स थर्मल एनर्जी का अमाउंट बहुत ज्यादा है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का अमाउंट कितना है? बहुत ही लेस है। इस कंडीशन में एक्चुअल में होगा क्या? थर्मल एनर्जी आपकी बहुत हाई होने की वजह से पार्टिकल एक दूसरे से दूर भागेंगे, मूव करेंगे, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की अमाउंट कम होने की वजह से वो उन्हें होल्ड करके नहीं रख पाएगा। मीन्स पार्टिकल क्या करेंगे? रैंडमली मूवमेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी जो फॉर्म आएगी मैटर की, यहाँ पे जो मैटर रहेगा वो मैटर हमारा किस फॉर्म में रहेगा? मैटर रहेगा हमारा गैस फॉर्म में। क्लियर है? If the intermolecular force are very very less than thermal energy, then matter remains in gas form। अब हम लोग क्लियर करते हैं सेकंड स्टेट। सेकंड स्टेट क्या है हमारे पास में? If intermolecular force are very very higher than thermal energy। मीन्स इस टाइम पे क्या हो गया? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपके बहुत ज्यादा हाई हो गए और थर्मल एनर्जी आपकी क्या है? बहुत ही कम है। तो थर्मल एनर्जी कम होने की वजह से पार्टिकल एक दूसरे से दूर नहीं जा पाएंगे और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई होने की वजह से पार्टिकल एक दूसरे के क्या करेंगे? पास में रहने की कोशिश करेंगे। और जो हमारा मैटर है वो कौन सी फॉर्म में रहेगा? मैटर रहेगा हमारा सॉलिड फॉर्म में। ये बात क्लियर है? अब हम लोग क्लियर करते हैं एक तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन कौन सी? जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी ऑलमोस्ट कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो उस टाइम पे हम लोग लिखे यहाँ पे थर्मल एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जब थर्मल एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के ऑलमोस्ट इक्वल है उस टाइम पे दोनों किस तरीके से वर्क करेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर कोशिश करेगा पार्टिकल को पास में रखने की, थर्मल एनर्जी क्या कोशिश करेगी? पार्टिकल को मूव करने की। ये पार्टिकल यहाँ से मूव करेगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दूसरा पार्टिकल भी साथ में जाएगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन आएगी वो कौन सी स्टेट आएगी हमारी? यहाँ पे आएगी हमारी लिक्विड स्टेट। ये चीज क्लियर है? कोई भी मैटर हमारा कब सॉलिड फॉर्म में रहता है, कब हमारा लिक्विड फॉर्म में रहता है, कब हमारा गैस फॉर्म में रहता है। तो यहाँ से अगर हम लोगों को डेफिनेशन बनानी हो तो डेफिनेशन हम लोग क्या बनाएंगे? हम लोगों को एक्चुअल में पढ़ना क्या है? सॉलिड। तो सॉलिड की डेफिनेशन बनाते हैं। द फॉर्म ऑफ मैटर
in which it have definite shape and definite volume and definite volume. अब ये हो गई सॉलिड की डेफिनेशन, द फॉर्म ऑफ मैटर इन विच इट हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। अब हम लोग क्लियर करते हैं कि सॉलिड की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज। सो सॉलिड की जनरल प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करें तो सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी हमें कहां से मिली? सबसे पहली प्रॉपर्टी मिली हमें डेफिनेट शेप होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या है सॉलिड की? सॉलिड की डेफिनेट शेप। अब बात करते हैं कि सॉलिड की डेफिनेट शेप एक्चुअल में होती क्यों है। तो आप यहां से क्लियर कर सकते हैं कि जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा हाई होगा, पार्टिकल्स की पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो शेप कैसी रहेगी? हमारी डेफिनेट रहेगी, शेप हमारी फिक्स रहेगी। सेकंड क्लियर करते हैं हम लोग डेफिनेट वॉल्यूम। सो अगर किसी सब्सटेंस की शेप चेंज नहीं हो रही है तो उसकी डायमेंशन भी चेंज नहीं होंगी, और जब डायमेंशन चेंज नहीं होंगी तो वॉल्यूम भी क्या है? एक्चुअल में आपका चेंज नहीं होगा। तो वॉल्यूम भी आपको यहां से कैसे मिलने वाला है? डेफिनेट मिलने वाला है। नेक्स्ट डिस्कस करें हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की। तो थर्ड प्रॉपर्टी होती है सॉलिड आर जनरली रिजिड। अब इसका मीन्स क्या होता है? मीन्स कोई सब्सटेंस हमारे पास, उसमें हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाने के बाद उसकी शेप जो है वो चेंज नहीं हो रही। तो शेप एक्चुअल में चेंज क्यों नहीं होती? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा हाई होता है। अगर हम लोग यहाँ पर ऊपर से कोई भी फोर्स अप्लाई करें तो वो उसे क्या करता है? अपोज करता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाई डेंसिटी। डेंसिटी कैसी होने वाली है? हाई होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के मिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है, पार्टिकल बहुत ही क्लोजली पैक हैं। जब क्लोजली पैक हैं तो पर्टिकुलर वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे आएंगे? आपके हाई आएंगे। जब नंबर ऑफ पार्टिकल आपके ज्यादा आएंगे मींस आपका मास भी वहां पर कैसा होगा? ज्यादा। हेंस डेंसिटी क्या हो जाएगी? आपकी हाई हो जाएगी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग नॉन कंप्रेसिबल। नॉन कंप्रेसिबल अब नॉन कंप्रेसिबल का मीन्स क्या है? कोई सब्सटेंस है, उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, वो कंप्रेस नहीं हो रहा है। तो कंप्रेस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है। जब स्पेस ही नहीं है तो आप और ज्यादा फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? कंप्रेस नहीं होगा। तो ये हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज है। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड आर जनरली रिजिड, हैविंग हाई डेंसिटी एंड नॉन कंप्रेसिबल इन नेचर। अब हम लोग एक चीज क्लियर करते हैं कि जो हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस है, इन तीनों को हम लोग चेंज करना चाहें तो चेंज कैसे कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे मेनली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को अगर हम लोग कांस्टेंट कर भी लें तो हम लोग किसे चेंज करेंगे? थर्मल एनर्जी को। थर्मल एनर्जी को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे तो या डिक्रीज करेंगे। सो थर्मल एनर्जी किसकी वजह से इंक्रीज और डिक्रीज होती है? थर्मल एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज होती है किसकी वजह से? टेम्परेचर। मीन्स टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल एनर्जी। इसका मीन्स क्या है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं तो थर्मल एनर्जी आपकी चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से आप एक मैटर को डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। आप उसे सॉलिड में, आप उसे लिक्विड में, आप उसे गैस में कन्वर्ट कर सकते हो। एक और पॉइंट यहाँ पे, अगर हम लोग जनरली बोला जाता है कि प्रेशर अप्लाई भी कर सकते हैं। प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा? प्रेशर अप्लाई करने से आपके पार्टिकल जो मूव करने की कोशिश कर रहे हैं आप उन्हें वहीं की वहीं रोक देंगे। ठीक है? तो बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग प्रेशर आप क्या कर सकते हैं? किसी भी मैटर को सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग टाइप ऑफ सॉलिड। सो सॉलिड को जो है टू टाइप से क्लासिफाई किया जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। सो टाइप ऑफ सॉलिड, टाइप्स की हम लोग बात करें या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड की बात करें तो सॉलिड को जनरली टू टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने लिए
क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड, ये दोनों के दोनों डिपेंड किसके ऊपर होते हैं? ये डिपेंड होते हैं कि जो सॉलिड में पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट किस टाइप का है। मीन्स सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर है और इररेगुलर है। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या बनेगी? द टाइप ऑफ सॉलिड या द सॉलिड इन विच पार्टिकल्स मीन्स आपके एटम्स हो सकते हैं, आपके मॉलिक्यूल हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस भी हो सकते हैं। आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न इन 3D स्पेस। मीन्स 3 डायमेंशनली पार्टिकल जो है वो पार्टिकल कैसे अरेंज है? रेगुलर अरेंज है। मीन्स रेगुलर अरेंजमेंट का मीन्स क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस कैसी है? डिस्टेंस इक्वल है। क्लियर है ना? और नंबर ऑफ पार्टिकल पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने हैं? वो भी इक्वल है। तो इसे क्या बोला जाता है? रेगुलर अरेंजमेंट। मीन्स जिस टाइप के सॉलिड में पार्टिकल्स के में डिस्टेंस और जो होगी वो फिक्स होगी, एकदम इक्वल होगी, देन उस टाइप के सॉलिड को कौन सा सॉलिड बोला जाता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। एग्जांपल पर्पस से बात करें तो एग्जांपल के लिए हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं अपने लिए सारे के सारे मेटल एंड नॉन मेटल। क्लियर? अब डिस्कस करते हैं हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ solid. So second type of solid is amorphous solid. Amorphous solid. Amorphous solid की डेफिनेशन देनी है तो डेफिनेशन क्या बनेगी? बिल्कुल इसके जस्ट अपोज। मीन्स यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा था? पार्टिकल्स आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न। सो द सॉलिड in which particles again फिर से वही बात, आपके सॉलिड भी हो सकते, आपके एटम भी हो सकते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं, आर नॉट अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न in 3D, 3-dimensional space is called amorphous solid. amorphous solid means अरेंजमेंट किस टाइप का है? एक पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस डिफरेंस है, दूसरे टाइप के पार्टिकल्स के बीच में डिफरेंस हो गई, अगले में और डिफरेंस है, या जो अरेंजमेंट है वो इस टाइप का है। क्लियर है? इसे बोलते हैं हम लोग कौन से टाइप के सॉलिड? इस टाइप के सॉलिड को बोलते हैं amorphous solid। ठीक? एग्जाम्पल वाइज बात करें तो एमोर्फस सॉलिड में एग्जाम्पल हम लोग कौन कौन से रखेंगे? रबर, प्लास्टिक, ग्लास एंड ऑल्सो पॉलीमर। पॉलीमर भी हमारे किस टाइप के सॉलिड होते हैं? पॉलीमर हमारे एमोर्फस टाइप के सॉलिड होते हैं। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के मिड में डिफरेंस क्या क्या होते हैं, और वो जो भी डिफरेंस होंगे वो डिफरेंस किसकी वजह से होंगे? सिर्फ एक पॉइंट की वजह से कि पार्टिकल्स के बीच का जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट किस टाइप का है। रेगुलर होने की वजह से प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी एंड इरेगुलर होने की वजह से प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। सो डिफरेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंस के लिए हम लोग बनाएंगे एक टेबल। फर्स्ट में हम लोग रखेंगे क्या? प्रॉपर्टीज। सेकंड में नोट करेंगे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड थर्ड को रखेंगे हम लोग एमोर्फस सॉलिड के लिए। सो फर्स्ट कॉलम हमारा किसके लिए? प्रॉपर्टीज के लिए। सेकंड हम लोगों का क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड लास्ट इज फॉर एमोर्फस सॉलिड।
इसे कर देते हैं क्लोज और अपनी स्टडी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स मीन्स पार्टिकल्स का अरेंजमेंट सॉलिड में किस टाइप का है। हम लोग अभी डिस्कस करके आए क्रिस्टलाइन सॉलिड में अरेंजमेंट किस टाइप का होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में अरेंजमेंट होता है हमारा कैसा, रेगुलर पैटर्न, रेगुलर पैटर्न। और एमोर्फस सॉलिड की बात करें तो एमोर्फस सॉलिड में किस टाइप का होता है, इर्रेगुलर पैटर्न। क्लियर। सेकंड पॉइंट करते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट, मीन्स दोनों टाइप के सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट किस टाइप से होगा। तो देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड की हम लोग बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स हमारे किस तरीके से अरेंज थे, पार्टिकल हमारे इस तरीके से अरेंज थे कि पार्टिकल्स के मिड में डिस्टेंस आपस में कैसी थी, इक्वल। अब सपोज कीजिए ये बॉन्ड जो है ये आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ब्रेक हो रहा है, तो नेक्स्ट बॉन्ड भी कितने डिग्री पे ब्रेक होगा, ऑब्वियसली बात है जब डिस्टेंस सेम है तो सेम टेम्परेचर पे ब्रेक होगा। मींस सारे के सारे बॉन्ड आपके सेम टेम्परेचर पे ब्रेक हो जाएंगे। इसका मतलब है क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किस टाइप का होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा आपका शार्प। शार्प मींस एकदम फिक्स, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है। अच्छा अब बात करें हम लोग एमोर्फस सॉलिड के लिए। एमोर्फस सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस किस टाइप की थी, पार्टिकल की डिस्टेंस थी आपकी डिफरेंस। इसका मीन्स क्या है, ये बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहा है आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो इस बॉन्ड की लेंथ ज्यादा है, तो दूसरा वाला बॉन्ड कितने पे ब्रेक होगा, कहीं ना कहीं 45 पे या 50 पे। तो इसका मीन्स क्या है, एमोर्फस सॉलिड में जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट किस में होते हैं, एक रेंज में होते हैं। मीन्स 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड या 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके नेक्स्ट क्लियर करते हैं हम लोग एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होती है 1 मोल सॉलिड को मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। मींस एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मेल्टिंग पॉइंट। जब मेल्टिंग पॉइंट आपका शार्प है तो सीधी सी बात है कि आपका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी आपको कैसी मिलने वाली है, यहां से शार्प मिलने वाली है। ठीक है। और एमोर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में, तो यहाँ की आपको एंथैल्पी भी किस टाइप की मिलने वाली है, एंथैल्पी आपको रेंज में मिलने वाली है। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के बाद में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेचर, और ये पॉइंट कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। तो नेचर मीन्स इस टाइप के जो सॉलिड होते हैं, कौन से, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये होते हैं आपके एनाइसोट्रोपिक। किस टाइप के, एनाइसोट्रोपिक। और जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं, एमोर्फस सॉलिड होते हैं हमारे आइसोट्रोपिक। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये एनाइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक जो वर्ड है वो एक्चुअल में है क्या। तो चलिए क्लियर करते हैं एनाइसोट्रोपिक से। देखिए हमारे पास में कोई भी सॉलिड है, आप इस बोर्ड को मान सकते हो, इस सॉलिड की किसी फिजिकल प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड चेक करना है। आप चेक कर रहे हो लेंथ वाइज, आप चेक कर रहे हो हाइट वाइज, आप चेक कर रहे हो डायगोनल वाइज। अगर डिफरेंट डायरेक्शन से मैग्नीट्यूड चेक करने पर किसी फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंट आए तो उस टाइप के सॉलिड को क्या बोला जाता है, एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। मींस if a solid have different magnitude of a physical property from different direction, it is considered anisotropic in nature. Isotropic की बात करें, if a solid have same value, same magnitude of a physical property from different direction, it is called isotropic in nature. तो एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन यहां से बनाया जाता है कि what do you mean by isotropic in nature and which type of solids are isotropic? So आप वहां पे आंसर क्या देंगे, वो सॉलिड जिनकी किसी फिजिकल प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड हर डायरेक्शन से सेम होता है उन्हें आइसोट्रोपिक बोलते हैं, और एमोर्फस सॉलिड हमारे आइसोट्रोपिक टाइप के होते हैं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्लियर करते हैं हम लोग क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी का मीन्स क्या है, अगर आप किसी सब्सटेंस को कट कर रहे हो तो कट करने के बाद में
उसकी जो शेप है वो किस टाइप की आ रही है, उसकी सरफेस किस टाइप की आ रही है। तो अगर किसी सब्सटेंस को आप कट कर रहे हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है रेगुलर, तो यहां से जो शेप आएगी वो किस टाइप की आएगी, एकदम फ्रेश रेगुलर शेप। क्लियर। एमोर्फस सॉलिड की बात करें तो एमोर्फस सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डिफरेंट था, तो यहां से शेप आपकी कैसी आएगी, इरेगुलर। क्लियर है। अब लास्ट डिस्कस करते हैं हम लोग यहां पे टाइप। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके कैसे होते हैं, जैसे सरफेस पर है ऐसे ही इनर सेंटर में होते हैं, तो इस टाइप के सॉलिड को जनरली ट्रू सॉलिड भी बोला जाता है, ट्रू सॉलिड। क्लियर है। और एमोर्फस सॉलिड जो होते हैं वो सरफेस पे कुछ और होते हैं, अंदर कुछ और होते हैं, तो इस वजह से इन्हें फॉल्स सॉलिड और सीडो सॉलिड भी कंसीडर किया जाता है, सीडो सॉलिड। ये हो गया बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। एग्जाम में जनरली क्वेश्चन आता रहता है, तो थोड़ा सा आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना है हम लोगों को कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड आपस में किसी तरीके से कन्वर्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। मींस हमारे पास में क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या हमारा एमोर्फस सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, या अगर हमारे पास एमोर्फस सॉलिड है तो एमोर्फस सॉलिड हमारा किसी टाइप से क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो सिंपली हम लोग करते क्या है, सिंपली हमारे पास में एक सॉलिड है, इस सॉलिड को हम लोगों ने क्या किया, हीट किया, और हीट करके इसे कन्वर्ट कर लिया किसमें, लिक्विड में। क्लियर है। ये हमारे पास क्या था, सॉलिड था, इस सॉलिड को हम लोगों ने हीट किया और हीट करके इसे कन्वर्ट कर लिया किसमें, लिक्विड में। अब इस लिक्विड को हम लोग क्या करेंगे, इस लिक्विड को करेंगे कूल, और हमारा सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा या एमोर्फस सॉलिड बनेगा, ये डिपेंड होगा पूरा का पूरा किसके ऊपर, कूलिंग रेट के ऊपर। मींस कूलिंग आप किस तरीके से करेंगे, कूलिंग आप कर रहे हैं स्लोली, बहुत धीमे धीमे आराम से, तो पार्टिकल्स आराम से सेट होंगे और उस टाइम पे आपका सॉलिड जो बनेगा किस टाइप का बनेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा। अगर आपने सब्सटेंस को कैसे कूल किया, रैपिडली कूल किया, तो रैपिडली कूल करने पे आपका सब्सटेंस किस टाइप का बनेगा, सब्सटेंस बनेगा आपका किस टाइप का, एमोर्फस टाइप का। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज क्लियर करते हैं हम लोग, हमारे लिए क्वेश्चन आता है जनरली गिलास के रेस्पेक्ट में, वो क्वेश्चन यहाँ पे आपका रिलेटेड होगा, गिलास। फर्स्ट क्वेश्चन तो हम लोग क्लियर करते हैं कि व्हाई ग्लास इज कंसीडर्ड सुपरकूल्ड लिक्विड, ग्लास को सुपरकूल्ड लिक्विड क्यों बोला जाता है। तो ग्लास जो होता है वो हमारे कौन से टाइप का सॉलिड होता है, ग्लास होता है हमारा एमोर्फस सॉलिड। ठीक है। अब एमोर्फस सॉलिड है तो इसकी नेचर क्या होती है, धीरे धीरे फ्लो होने की, तो ड्यू टू फ्लोइंग नेचर ऑफ ग्लास इट इज कंसीडर्ड सुपरकूल्ड लिक्विड। अब इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन और क्लियर करिए कि जो हमारी ओल्ड बिल्डिंग होती है, ओल्ड बिल्डिंग में ग्लास के पैनल जो लगाए जाते हैं वो इस तरीके से लगाए जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद जब आप उन्हीं पैनल्स को चेक करते हो तो पैनल आपके किस टाइप के हो जाते हैं, पैनल आपके पहले के रेस्पेक्ट में क्या हो जाते हैं, कहीं ना कहीं टेपर हो जाते हैं। टेपर का मीन समझते हैं, मीन्स बॉटम जो होता है वो थिकर हो जाता है, टॉप जो होता है वो कैसा रह जाता है, थिन रह जाता है। रहता क्यों है, क्योंकि ग्लास जो है धीमे धीमे ऊपर से क्या करेगा, स्लोली 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 फ्लो करना शुरू कर देगा, नीचे जाके कलेक्ट हो जाएगा, तो आपका ग्लास जो है पैनल किस टाइप का हो जाएगा, टेपर टाइप का। अभी इसी के बेसिस पे सेकंड पॉइंट और क्लियर करते हैं कि जो हमारी ओल्ड बिल्डिंग होती है, ओल्ड बिल्डिंग के ग्लास जो होते हैं जनरली आपके मिल्की कलर के हो जाते हैं, जबकि शुरुआत में वो किस टाइप के होते हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट। तो देखिए उसके लिए एक्चुअल में हुआ क्या कि ये कोई ग्लास पैनल है, किसी विंडो में लगा हुआ है, वहां पे सनलाइट आई, सनलाइट की वजह से क्या हुआ, हीट हुआ, हीट होने के बाद धीमे 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 फिर से क्या हुआ, कूल हुआ। मींस प्रोसेस कौन सा हो रहा है, सॉलिड आपका हीट हो रहा है, हीट होने के बाद में वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कूल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ग्लास में थोड़ी सी नेचर किस टाइप की आ जाती है,
क्रिस्टलाइन टाइप की, और क्रिस्टलाइन टाइप की नेचर आने की वजह से गिलास आपका किस टाइप का हो जाता है, मिल्की टाइप का। ठीक है, तो यहां से आपको 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मिल रहा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमोर्फस सॉलिड में या एमोर्फस सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है गिलास आपका सुपरकूल्ड लिक्विड क्यों कंसीडर किया जाता है, या ओल्ड बिल्डिंग के जो ग्लास पैनल है वो किस बॉटम में टेपर क्यों हो जाते हैं। और थर्ड क्वेश्चन है कि जो ओल्ड ग्लास के पैनल जो होते हैं वो टाइम के साथ साथ आपके किस तरह के हो जाते हैं, मिल्की क्यों हो जाते हैं। सो ये थी आपकी आज की क्लास। हो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।